हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सिलेक्शन वे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों की कहानी अर्लियर मिडवेल के अंत तक पहुंच चुकी थी। हम लोगों ने सन की अगर हम बात करें तो 700 से लेकर 700 से लेकर 1200 तक का सफर तय कर लिया था। ठीक है, इस बीच में हम लोगों ने 3 इन्वेडर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद महमूद गजनवी, और उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी के 5 अटैक्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपने पढ़े थे। एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि फिर दिल्ली सल्तनत कहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी में आपने 5 बैटल देखे थे। कौन कौन से? पहला 1175 पे मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। कहां पर? मुल्तान पर। और मुल्तान में यह युद्ध किससे हुआ? मूलराज से। वहां के राजा कौन थे? मूलराज। इस युद्ध को जीता कौन? मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीता। ठीक है, इस पे टिक कर दिया। इसके बाद दूसरा बैटल 1178 में हुआ, 1178 में, जिसको बैटल ऑफ माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। और यह मोहम्मद गोरी और राजा भीमदेव द्वितीय के बीच में हुआ। राजा भीमदेव सेकंड के बीच में हुआ। इस युद्ध को मोहम्मद गोरी हार गया। ठीक है, इसके बाद 1191, जिसको बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल हुआ। यह किससे हुआ? यह हुआ पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान। इस बैटल को मोहम्मद गोरी हारा। इसके बाद आपने देखा 1192 में, अगले ही साल, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। यह भी पृथ्वीराज चौहान से हुआ। पृथ्वीराज चौहान से यह भी बैटल हुआ, लेकिन इस युद्ध को अब मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में आपने देखा 1194 में आखिरकार बैटल ऑफ चंदावर हुआ। बैटल ऑफ चंदावर यह किससे हुआ? राजा जयचंद से हुआ। कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में मोहम्मद गोरी इस युद्ध को भी जीत गया। इन 5 बैटल्स में मोहम्मद गोरी 3 बैटल्स जीता है और 2 बैटल हारा है। बैटल ऑफ माउंट आबू और तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी हारा था। इतनी बात सभी को क्लियर है? मैंने अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ रिकैप आपको दिया है लास्ट क्लास का। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, अब देखो, राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गोरी वापस गौर जाता है अफगानिस्तान, और वहां पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मारते हैं। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गोरी का अंत हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि मोहम्मद गोरी के 2 कमांडर थे। कौन थे? 2 सेनापति थे मोहम्मद गोरी के। एक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका नाम है। और ऐबक को मोहम्मद गोरी ने यह लाहौर और पंजाब वाला प्रांत दिया हुआ था। ठीक है, कि तुम लाहौर और पंजाब पर अपना दबदबा बनाकर रखोगे। लाहौर और पंजाब पर एक तरीके से आप बोल सकते हो शिकंजा पूरे तरीके से मोहम्मद गोरी के हाथ में था। जबकि दूसरा एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। यह भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर बंगाल तक के हिस्सों में इसने जगह जगह पर लूटपाट करी।
और जगह जगह पर भारतीय मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा, मंदिरों में तोड़फोड़ करी, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई। ये सारी चीजें यहां पर इसने करी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी को बाद में ज्वाइन करता है। दरअसल बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी को के शासन में पहले से ही था। आप ये बोल सकते हो कि मोहम्मद गोरी को बख्तियार खिलजी जो है उस पर पहले सबसे ज्यादा बिलीफ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको मोहम्मद गोरी ने एक गुलाम के रूप में खरीदा था। यह वो दौर हुआ करता था जब एक जो शासक होता था, जो सुल्तान होता था, वो लोगों को गुलाम के रूप में खरीदता था। जगह जगह पर बाजार लगते थे गुलामों के, और वहां पर लोग आते थे गुलामों को खरीदने के लिए। इन गुलामों को खरीदने के पीछे की मंशा कई तरीके की होती थी। इनसे नौकरों की तरह काम कराना, इनको अपनी सेना में शामिल करना, इनको अपने बॉडीगार्ड के रूप में भी रखना, और समलैंगिक जो हुआ करते थे, ठीक है, उनसे अपने शरीर की तृप्ति भी करना, मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट भी पूरी करना। क्योंकि सुल्तान बादशाह बेशुमार दौलत में तो है ही है, और जब आपको पता है बेशुमार दौलत होती है तो एप्स्टीन फाइल जैसी फिर दिक्कतें आती हैं। तो वहां पर भी आप देख रहे हो छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसे कृत्य किए हैं किन किन लोगों ने। मतलब इंसानियत शर्मसार होना तो छोड़ो, इंसानियत के चिथड़े उड़ जाएं। तो ये तो बहुत पुराना दौर है। तो यहां पर भी गुलाम इसी मंशा से खरीदे और बेचे जाते थे। अब ऐसे ही एक कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खास तरीके से अपने बॉडीगार्ड के रूप में ट्रेंड किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की एक्सपेक्टेशन में और ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे निकला। उसने दिन दूना रात चौगना तेजी से टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू किया, जबकि बख्तियार खिलजी आगे की तरफ भारत में लीड कर रहा था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पंजाब और लाहौर वाला जो प्रांत ऐबक को दिया था, ऐबक ने अपने आप को प्रूव किया। पंजाब और लाहौर प्रांत को सिक्योर करके रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि केवल यहां पर भारतीय शासक ही नहीं है, भारतीय शासकों की तरफ तो ये लोग रुख कर रहे हैं। पंजाब और लाहौर जो है ये एक तरीके से इस टाइम पर गेटवे हैं भारत का पश्चिम से। अगर कोई भी आएगा तो इसी टेरिटरी से भारत में आएगा। तो इस पर लॉक लगा कर रखना, इस पर जमे रहना, और कोई भी बाहरी आक्रमण करे उससे इसको प्रोटेक्टेड रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो देखते ही देखते जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह मोहम्मद गोरी का दूसरा सेनापति बनके तैयार हो चुका था। अब मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है। बख्तियार खिलजी और ऐबक दोनों में बस एक ही बात का फर्क था। जो बख्तियार खिलजी है ये क्रूअल है। बख्तियार खिलजी को यह भी नहीं बोल सकते कि मोहम्मद गोरी के बाद वो उसका उतना वफादार रहे, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इतना क्रूअल नहीं है जितना कि बख्तियार खिलजी। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का ज्यादा वफादार था। वफादारी आमने सामने तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन पीठ पीछे जो वफादार रहे, मेरी बात का हमेशा ध्यान रखना, आपके मुंह पर वफादार आपको चलते फिरते मिलते रहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे जो वफादार होगा, ऐसे वफादार बहुत किस्मत से मिलते हैं, और क्या पता आपको पूरी जिंदगी में एक भी ना मिले। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये उन लाखों में से एक ऐसा वफादार है जो कि मोहम्मद गोरी की मौत के बाद भी मोहम्मद गोरी का जो सपना था उस सपने को अपना बनाकर बैठा था। मोहम्मद गोरी की मौत हो जाने के बाद भी ऐबक ने कभी यह नहीं चाहा कि वो पंजाब या मुल्तान या लाहौर इस टेरिटरी पर कहीं पर भी अपने आप को सुल्तान घोषित करे। उसने कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा फोकस किया किसके ऊपर? दिल्ली के ऊपर उसने फोकस किया हमेशा। वो हमेशा से यह जानता था कि बख्तियार काकी हमेशा से सिर्फ दिल्ली की बात करते थे, और वो ये भी जानता था कि गोरी हमेशा से ख्वाब देखता था दिल्ली का। तो उसने भी अपना फोकस दिल्ली पर रखा। और जब मोहम्मद गोरी की मौत होती है तो उसके कुछ वर्षों के बाद 1206 में, कौन से ईयर में? 1206 में इस पूरे हिस्से में
पंजाब, मुल्तान, लाहौर, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बीच में पूरी दिल्ली, यही पूरी क्या कहलाई? दिल्ली सल्तनत कहलाई। क्या कहलाई? दिल्ली सल्तनत। बात आई समझ? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब ये दिल्ली सल्तनत कब तक चली? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से हुई और ये खत्म होगी जाकर 1526 में। क्लियर हो रही है बात? करीब करीब आप देख सकते हो 300 वर्षों से ज्यादा तक दिल्ली सल्तनत यहां पर चली। अब ये जो दिल्ली सल्तनत है, इस पूरे टेन्योर में 1206 से लेकर 1526 के बीच में यहां पर 5 वंशों ने शासन किया है। भले ही वो 5 अलग अलग वंश हैं, लेकिन हम इस पूरे टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादातर टाइम पीरियड में दिल्ली ही राजधानी रहेगी इन सभी वंशों की। तो ये 5 वंश कौन कौन से थे, पहले इनको देखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से ये चालू हुई और ये चलेगी 1526 तक दिल्ली सल्तनत। ठीक है मेरे भाई, इसमें कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने। कौन कौन से? पहला, जिसको बोलते हैं गुलाम वंश, इसी को आप ममलुक वंश भी बोलते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? ममलुक वंश। और इसी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। क्लियर हुई बात? गुलाम उर्दू का शब्द है, ममलुक तुर्क भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है स्लेव, और हिंदी में इसी को दास वंश भी कहा जाता है। तो इसके 4 नाम हैं बंधु। कौन कौन से? आप इसी को गुलाम वंश बोल लीजिए, इसी को ममलुक वंश बोल लीजिए, स्लेव डायनेस्टी बोल लीजिए, या फिर दास वंश बोल लीजिए। बात एक ही है। इसको दास वंश इसलिए बोला गया क्योंकि ये गुलामों का दौर हुआ करता था। यहां पर यह मान्यता थी कि जो गद्दी पर बैठेगा वही सुल्तान है, वही सर्वे सर्वा है, और उसके अलावा जो कोई भी है वो सब सुल्तान के गुलाम है। फिर चाहे सुल्तान के मां बाप ही क्यों ना हो, सुल्तान की बीवी, बच्चा, उसका सगा भाई, सगी बहन क्यों ना हो। तो क्योंकि ये तुर्कों का दौर था, तुर्कों के इस दौर में ये मान्यताएं थी और गद्दी पर बैठने वाले सुल्तान को सर्वोपरि मानते थे, बाकी सब गुलामों की तरह ट्रीट किए जाते थे, इसलिए इसको गुलाम वंश के नाम से जाना गया। टेन्योर क्या है? तो गुलाम वंश का जो टेन्योर है, 1206 से स्थापना हुई इसकी और 1290 तक यह चलेगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, किसने इसकी स्थापना करी? तो यहीं पर लिखते चलेंगे, फाउंडर। ठीक है, तो फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई, क्लियर? इसके बाद जो दूसरा वंश आप देखोगे, दूसरा वंश है खिलजी वंश। खिलजी डायनेस्टी। खिलजी आएंगे भारत में 1290 से और यह डायनेस्टी 30 वर्षों तक शासन करेगी, 1320 तक, 1320 तक। खिलजी वंश की स्थापना जिसने भारत में करी थी, इसका नाम था, कोई बता सकता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना करी गई थी। इसके बाद आप देखेंगे खिलजी के बाद तुगलक आएंगे। ठीक है, तुगलक 1320 से लेकर 1414 तक ये शासन करेंगे और तुगलक वंश की स्थापना करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक।
तुगलक के बाद सैयद आएंगे, सैयद वंश। ये शासन करेंगे 1414 से लेकर 1450 तक। और सैयद वंश का जो संस्थापक था, इसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। ठीक है भाई। और सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी आएगी। लोधी डायनेस्टी ये 1451 से लेकर 1526 तक शासन करेंगे। और इसकी स्थापना करी थी बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी ने। क्लियर है इतनी बात सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान रखोगे? लगातार यहां से क्वेश्चन बनते हैं इन पांचों डायनेस्टीज में की स्थापना से बनते हैं, कौन से वर्ष में हुई, या फिर संस्थापकों से बनते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे गुलाम वंश को, क्योंकि जाहिर सी बात है गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही है। ठीक है, समझिएगा आप बात को। हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में इस टाइम पर संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का? तो आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। ठीक है। इसने दिल्ली पर शासन करना शुरू किया। ठीक। लेकिन इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया? कैपिटल इसने लाहौर को बनाया। किसको? लाहौर को इसने अपनी कैपिटल बनाया। मतलब दिल्ली पर इसने सुल्तान का तख्त तो रखा, लेकिन राजधानी इसने हमेशा लाहौर को ही बनाकर रखा, क्योंकि लाहौर पे ये पहले से ही पैर जमाए हुए था। तो लाहौर को छोड़ना इसने बेहतर नहीं समझा। इसने ये नहीं बेहतर समझा कि ये पूरी सेना उठाकर अपनी दिल्ली पर शिफ्ट करते हैं। इसको ये लगा कि ये ठीक नहीं होगा कि अगर दिल्ली पर हम सीधे आ जाते हैं पूरी सेना उठाकर, तो कहीं कोई पीछे से आक्रमण कर देगा तो दिल्ली भी नहीं बचेगी। इसलिए लाहौर पे बाबू अगर पैर जमा रखे हैं तो उन पैरों को सटीक तरीके से जमा रहने दो। ठीक है। तो पहली बात तो यह कि इसने कैपिटल अपनी लाहौर को बनाया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मोहम्मद गोरी की मौत के बाद भी कभी भी इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। इसने हमेशा दो टाइटल लिए। कौन से टाइटल इसने लिए? तो इसने टाइटल कौन से लिए? दो टाइटल। एक तो इसने मलिक का टाइटल लिया और दूसरा इसने सिपह सलार का टाइटल लिया। किसका? सिपह सलार का टाइटल। मलिक और सिपह सलार का मतलब होता है सबऑर्डिनेट। जैसे कि पॉलिटी में आप पढ़ते हो, गवर्नर प्रेसिडेंट का सबऑर्डिनेट होता है। राज्य में अगर राज्य सरकार संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही है तो गवर्नर इस बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम करता है। या आप ये बोल सकते हो राज्य की ओवरऑल रिपोर्ट गवर्नर राष्ट्रपति को देते हैं। तो हर एक राज्य में जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहा है। उसी तरीके से इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि ली। ये अपने आप को हमेशा मोहम्मद गोरी का मलिक और सिपह सलार बोलता था। कभी भी इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। ये मोहम्मद गोरी के मरने के बाद भी मोहम्मद गोरी को ही सुल्तान अपना मानता था। इवन दिल्ली सल्तनत में जो इसने मेन तख्त स्थापित किया था, उस मेन कुर्सी पे ये मोहम्मद गोरी की जूतियां रखता था और अपनी कुर्सी उसके बराबर में रखता था और इस तरीके से यह शासन चलाता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली आया तो यह अपने साथ दो स्पिरिचुअल गुरुओं को लेकर आया। मतलब आप बोल सकते हो दो वृद्ध लोगों को लेकर यह आया। ठीक है। अब जिनमें से एक कौन थे? एक थे वही जो कि बार बार मोहम्मद गोरी को भेज रहे थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो एक तो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी। काकी को लेकर आया और काकी को लाकर उसने दिल्ली पे रुकाया, और यहीं पर दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसका नाम कराया? कुतुब मीनार का निर्माण इसने कराया। तो आज की डेट में जो आप दिल्ली में देखते हैं ना कुतुब मीनार, वो किसी भारतीय शासक के नाम पर नहीं है, वो दरअसल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है कुतुब मीनार। ठीक है। दूसरे जो स्पिरिचुअल लीडर जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक लेकर आया था, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनको अजमेर में रुकवाया था। कहां पर? अजमेर में। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, वहां पर एक गुरु को रुकवाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। पृथ्वीराज चौहान के नाना आनंदपाल अजमेर के शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कैपिटल अजमेर को ही बनाया था। तो अजमेर में दूसरे स्पिरिचुअल लीडर को रुकवाया जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। इनको रुकवाया कहां पर? अजमेर में। अब अजमेर में एक जैन धर्म का एक स्कूल हुआ करता था जिसमें जैन धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। उस मॉन्यूमेंट को 2.5 दिन में तोड़ा गया। कितने दिन में? 2.5 दिन में। और 2.5 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं। क्योंकि उस जैन धार्मिक स्थल को तोड़ा गया और तोड़ के मोइनुद्दीन चिश्ती का यहां पर सेटअप बनाया गया, या आप बोल सकते हो एक ऐसा प्रेमाइसेस बनाया गया जहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती रुके। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसके लिए बनाया गया? मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए बनाया गया। कुतुब मीनार कहां बनाई गई? दिल्ली में। किसके लिए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। किसके द्वारा बनाई गई? ऐबक के द्वारा। ठीक है। हालांकि इसने 2 टाइटल मलिक और सिपहसालार एक्सेप्ट किए, लेकिन लोगों ने इसको एक और टाइटल दिया। लोगों के द्वारा इसको जो टाइटल दिया गया वो था लाख बख्श का टाइटल। लोगों ने इसको क्या बोला? लाख बख्श का टाइटल दिया। अब ये लाख बख्श का टाइटल क्यों दिया गया? इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये काइंड हार्टेड था। अगर किसी के ऊपर दिल आ गया, किसी गरीब के ऊपर दया आ गई, तो हजारों लाखों अशरफियां दान में ही दे देता था। इस वजह से इतिहासकारों ने इसको लाख बख्श के नाम से टाइटल्ड किया है अपनी किताबों में। ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लाख बख्श का टाइटल किसको दिया गया है इतिहास में? आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इतनी बात क्लियर है। 1206 से 1210 के बीच में इसने 2 मॉन्यूमेंट बनाए हैं, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके अलावा एक इसने मस्जिद भी बनाई दिल्ली में। दिल्ली में क्या किया? एक मस्जिद बनाई। इट वॉज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसका नाम क्या था? इस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद बनाई। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। ठीक है। ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है। 1210 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कैसे हुई? तो ध्यान रखिएगा, चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई। चौगान खेलते हुए 2023 सीजीएल में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है कि चौगान खेलते हुए किस दिल्ली सल्तनत के शासक की मृत्यु हुई थी? आपका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये चौगान क्या है? आज की डेट में जिसको पोलो बोलते हो ना आप, घोड़े में बैठे होते हैं जॉकी, उनके हाथ में एक स्टिक होती है और ग्राउंड पे
एक गोल पोस्ट उधर होती है फुटबॉल की तरह, एक गोल पोस्ट इधर है, और बॉल लेकर मारनी होती है घोड़े से चलते हुए। दैट इज कॉल्ड पोलो। इसको सबसे पहले चौगान के नाम से जाना जाता था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में चौगान या पोलो को कौन लोग लेकर आए। ऑप्शन दे देगा, तुर्क, मंगोल, मुगल या ब्रिटिशर। तो आपका आंसर क्या होगा, तुर्क लेकर आए भारत में चौगान को। इतनी बात सभी को क्लियर है? इतनी बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? 1206 से लेकर 1210 तक 4 वर्षों तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया है। ठीक है, संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का। गोरी के बाद यहां का शासक बना। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। लाख बख्श के नाम से इसको जाना गया। इसके अलावा इसको 2 टाइटल इसने खुद एक्सेप्ट किए, वो भी मैंने आपको बता दिया, मलिक और सिपह सलार के टाइटल ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार बनाई, कुव्वतुल इस्लाम बनाई और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 1210 में इसकी मौत हो गई चौगान खेलते हुए। क्लियर है? इतनी बात ध्यान रखोगे। अब देखिए, जैसे ही मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह। ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह। लेकिन यह ज्यादा दिन तक आराम नहीं कर पाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो इसका जो भतीजा था, इसका नाम था आराम शाह। यह गद्दी पर बैठता है। अभी ये अपने आप को सुल्तान भी डिक्लेयर नहीं कर पाता है कि अगले 1 महीने के अंदर ही जो गुलामों की जो टोली होती है, उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक का खास गुलाम होता है जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मौका पाकर आराम शाह की गर्दन उड़ा देता है, आराम शाह का काम तमाम कर देता है, और इल्तुतमिश अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो अगला शासक कौन है? इल्तुतमिश। 1210 में आराम शाह ने शासन किया कुछ महीनों तक, 1 महीना या 2 महीना आप बोल सकते हो। उसके बाद इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाया और अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान डिक्लेयर किया। 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहेगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के प्राथमिक तौर पर सबसे सफल सुल्तानों में से एक सुल्तान साबित हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, भले ही उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, लेकिन उसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक बना जिसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात कि इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठते ही एक सबसे बड़ा फैसला लिया कि इसने दिल्ली को अपनी कैपिटल डिक्लेयर किया। किसको? दिल्ली को इसने अपनी कैपिटल बनाया। इसने कहा अब से लाहौर कैपिटल नहीं रहेगी, अब से दिल्ली ही दिल्ली सल्तनत की कैपिटल है। तो ये जो 2 फैसले इसके सबसे बड़े थे, पहली चीज इसने दिल्ली को ही अपनी कैपिटल बनाया, और दूसरा इसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया। इस वजह से इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश फाउंडर नहीं है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन बस रियल फाउंडर इसको क्यों कहा जाता है, सही मायने में क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पहला ऐसा शासक है जिसने गद्दी पर बैठकर सुल्तान की उपाधि धारण करी। ठीक है भाई। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जिस कबीले से आता था, इस कबीले का नाम था इलबारी कबीला, जहां से ये आता था। तो इलबारी वंश का शासक भी इसीलिए कहलाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ देगा कि 1211 से 36 के बीच में किस वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और वहां पे 4 ऑप्शन में से 3 तो दे देगा, एक लोधी वंश, एक सैयद वंश, एक खिलजी, और चौथे में गुलाम वंश या ममलुक डायनेस्टी ना देकर इलबारी वंश बोल देगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये इलबारी वंश ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, फंसाने की कोशिश कर देगा। इसलिए इल्तुतमिश का ये वंश आप ध्यान रखिएगा कि इलबारी वंश से था, इसलिए कि कभी भी अगर आपसे पूछे स्लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में, तो ध्यान रखिएगा इलबारी वंश का नाम आ सकता है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। इसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाया। अब इसने क्या क्या काम किए देखो इल्तुतमिश ने, इसके कामों को ध्यान रखिएगा। ये असल में रियल फाउंडर और भी कई कामों की वजह से कहलाया। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक है,
अब देखो, जिसका टाइम पीरियड 1211 से लेकर 1236 तक है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी करी। मतलब आप ये बोल सकते हो, भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरीके से इल्तुतमिश का ससुर है, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। उसने जब गद्दी पर वो बैठा, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से विवाह किया। तो फर्स्ट थिंग, ऐबक की बेटी से विवाह किया, ठीक है, क्लियर है भाई। दूसरी चीज, इल्तुतमिश ने क्या किया, दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, दिल्ली को कैपिटल बनाया, ठीक है। तीसरी चीज, सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया, सुल्तान का टाइटल लिया, ठीक है। अब देखो, इल्तुतमिश जो है ये आराम शाह को मारकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा है, ठीक है, और इसको भली भांति ये पता है कि कल को कोई मेरे ही जैसा सरफिरा अगर आ गया तो पता लगे वो मुझे ही ना निपटा के दिल्ली का नया सुल्तान बन जाए। तो इसने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने क्या किया, इसने चहलगानी की स्थापना करी। इसने क्या किया, चहलगानी की स्थापना करी। किसकी स्थापना, चहलगानी की स्थापना। चहलगानी, आप इसी को चालीसा भी बोल सकते हो, इसी को चालीसा भी कहा गया है कई किताबों में। अब ये चहलगानी थी क्या, चहलगानी दरअसल 40 सरदारों का एक ग्रुप हुआ करता था। गुलामों में से 40 ऐसे मुस्टंडों को ढूंढा इल्तुतमिश ने, जो कि देखने में एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर, जिनका दिमाग भी ठीक तरीके से चलता हो, और जो कि हर हाल में इल्तुतमिश की हिफाजत करें। ऐसे लोगों को, ऐसे वफादार 40 लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया, जो कि चहलगानी उर्फ चालीसा कहलाई। इनका बस एक ही काम था, बाय हुक और क्रुक सुल्तान को प्रोटेक्टेड रखना। जान चली जाए लेकिन सुल्तान पर आंच ना आने पाए, यह काम था चहलगानी का। चहलगानी के कुछ सरदार इल्तुतमिश के महल में हमेशा पहरा देते थे, कुछ तो रात में इल्तुतमिश के कमरे के बाहर भी स्पेशली प्लेस रहते थे। कुछ का काम होता था जो कि जनता के बीच में जासूसी भी करते थे जाकर। उनका काम था देखना कि कोई सुल्तान के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, और कुछ का काम था कि अपने ही सैनिकों के बीच में जासूसी करना, कि अल्टीमेटली कई तरीके की प्रोटेक्शन लेयर्स, कि सुल्तान को कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने चालीसा का निर्माण किया। इसके अलावा जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इल्तुतमिश के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। पता है क्या प्रॉब्लम आई? धन्ना सेठों की। हमेशा हर दौर में ऐसा होता आया है, जब कोई सीट पर पावरफुल आदमी बैठता है तो उसके सामने अगर कोई खड़ा हो पाता है तो वो पैसे वाला ही आदमी खड़ा हो पाता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं पैसा और पावर एक साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आज आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो आपके सामने इस देश में कौन खड़ा हो सकता है? बताइए, कोई खड़ा हो सकता है? केवल चंद लोग, अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, मित्तल्स, यही खड़े हो सकते हैं आपके आगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी पावर। ऐसे ही इल्तुतमिश अपना दिल्ली सल्तनत का जितनी भी बागडोर है वो तो अच्छे से चला रहा है, अपने आप को प्रोटेक्टेड भी कर चुका है, लेकिन टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहा है। और टैक्स कलेक्ट करने में सबसे आड़े आ रहा है उसका मार्केट। मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन वो अपने खजाने में नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि लोगों के पास जो सिक्के हैं वो सिक्के उसके पास नहीं है, और बाजार में वही सिक्के चल रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि इल्तुतमिश गद्दी पर तो भले ही बैठा है, लेकिन बाजार में चलने वाले सिक्के नहीं है उसके पास। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा डीमोनेटाइजेशन। आपको क्या लगता है केवल मोदी जी ने ही डीमोनेटाइजेशन किया था? नहीं, डीमोनेटाइजेशन हमारे इतिहास में होता चला आ रहा है, कई बार होगा। आगे चल के आप देखोगे बलबन भी करेगा,
और बहलोल लोदी भी करेगा, ये सब डिमोनेटाइजेशन करेंगे। इल्तुतमिश भी वही करता है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन होता है और इल्तुतमिश के द्वारा 2 सिक्के लॉन्च किए जाते हैं। क्या? 2 सिक्के, कॉइन्स। एक जो कि सिल्वर कॉइन था, चांदी का सिक्का, ठीक है। दूसरा कूपर कॉइन था, तांबे का सिक्का। 2 तरीके के इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए। जो सिल्वर कॉइन था उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम था टंका, ठीक है। और जो कूपर कॉइन था इसका नाम था जीतल, ठीक है। क्लियर है भाई? ध्यान रखोगे इतनी बात? ये वो कारण है जिसकी वजह से इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है कि आप देख रहे हो इसने इतने सारे काम किए हुए हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करी, उसने कुतुब मीनार बनवाई। लेकिन जब आप दिल्ली में आएंगे ना और कुतुब मीनार मेहरौली में जाकर देखेंगे तो आप देखोगे इसके ऊपर की जो 3 मंजिल हैं, ठीक है, वो हल्के लाल रंग की हैं, जबकि नीचे की बाकी मंजिलें जो हैं वो गहरे लाल रंग की हैं, गहरे लाल ईंटों की हैं। तो बाकी जो नीचे की है ना वो सब ऐबक ने बनाई थी, ये सब ऐबक ने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ऊपर की जो 3 है ये इल्तुतमिश ने बनाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया या कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। तो यहां पर यह भी लिख लेते हैं, कुतुब मीनार को पूरा कराया, पूरा कराया इल्तुतमिश ने। क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है? ध्यान रखोगे सभी लोग, ठीक है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी और वही बात यहां पर लिखी हुई है, कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा कराया। 2 तरीके के सिक्के चलाए थे, टंका है वैसे ही है, जीतल तांबे का था। इसने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम की भी स्थापना कराई जिसका नाम था इक्ता सिस्टम, मतलब जमीन को नापने की इकाई। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना, जमीन को नापा जाता है गज में, बीघा में, हेक्टेयर में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर यार्ड में, ठीक है। उसी तरीके से उस टाइम पर जमीन को नापने की एक इकाई इसने लॉन्च करी, इक्ता सिस्टम। अब ये इक्ता सिस्टम था क्या? इक्ता के अंदर क्या किया गया, किसी भी किसान की जमीन को या जमीन के मालिक की जमीन को कई हिस्सों में बांटा गया, स्पेशली 5 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। एक हिस्सा जो 20% होता था वो सीधा सुल्तान के खाते में जाएगा। एक हिस्सा जो होता था वो आर्मी की देखभाल के लिए जाता था। एक हिस्सा जो होता था ये ओवरऑल लोगों के लिए जाता था, ठीक है। और बाकी के जो 2 हिस्से थे वो मालिक के होते थे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि भारी भरकम टैक्स 60% के आसपास लगता था, 40% केवल मालिक ले पाता था, बाकी 20% लोगों की वेलफेयर के लिए टैक्स के रूप में जाता था, 20% आर्मी वेलफेयर के लिए जाता था और 20% सीधा सुल्तान के खजाने में जाता था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्ता सिस्टम। इसके अलावा इसको जो सुल्तान की उपाधि मिली थी वो उस टाइम पर बगदाद के खलीफा के द्वारा मिली थी। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ था माई का लाल जो कि ये बोल सके कि इल्तुतमिश को वो सुल्तान नहीं मानेगा, क्योंकि भाई बगदाद के खलीफा ने जब सुल्तान की उपाधि दे दी है तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि तुमने तो अपने आप ही मान लिया अपने आप को, क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली के तख्त पे बैठकर अपने आप को प्रूफ किया। इस वजह से बगदाद के खलीफा ने उसको
सुल्तान का खिताब दिया, टंका और जीतल जैसे प्रचलित सिक्के चलाए, चहलगानी की स्थापना करी, इसी को तुर्कान या चहलगानी भी कहा जाता है। और इसके अलावा रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी बना। अब देखिए, इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे, इल्तुतमिश के बड़े बेटे की मौत हो गई थी, ठीक है, तो उसने अपने बड़े बेटे की याद में दिल्ली में सुल्तान गढ़ी की स्थापना करी है। किसकी? ही हैड एस्टैब्लिश्ड सुल्तान गढ़ी। इसने किसकी स्थापना करी है? सुल्तान गढ़ी की। सुल्तान गढ़ी। कहां पर सुल्तान गढ़ी की स्थापना करी है? दिल्ली में करी है। दिल्ली में कहां पर? कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही करी है। जब आप कुतुब मीनार देखने जाओगे ना, तो उसका जो परिसर बना हुआ है मेहरौली में, उसी परिसर के अंदर ही सुल्तान गढ़ी बनी हुई है, जो कि एक तरीके से कब्र है इल्तुतमिश के बड़े बेटे की। जब इल्तुतमिश की मौत होती है 1236 में, तो उस टाइम पर इल्तुतमिश का जो छोटा बेटा है, जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है और अपने बाप की गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज होता है, इसके अंदर सुल्तान वाले गुण बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दिन रात केवल अय्याशी में डूबा रहता था, दिन रात केवल बाप को देखकर यही सोचा करता था कि कब मेरा बाप गद्दी से हटेगा तो मैं गद्दी पर बैठूंगा। अपने भाई से भी नोकझोंक इसकी चला करती थी। और साथ में इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया। क्या नाम था? रजिया। आगे चल के वही रजिया सुल्तान बन जाएगी, ठीक है। उसी को रजिया सुल्ताना भी कहा गया है क्योंकि फीमेल थी। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज है, ये अपने बाप का तख्त खाली होने के बाद दिल्ली में अपने आप को नया सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बड़ा भाई तो है नहीं, छोटा भाई ही सुल्तान बनेगा। लेकिन छोटे भाई में वो गट्स नहीं है कि वो दिल्ली सल्तनत को चला पाए। रजिया को ऐसा लगता है कि ठीक है, छोटा भाई है लेकिन भाई है, वो गद्दी अब संभाल लेगा, अब वो जिम्मेदारियों को समझेगा। रुकनुद्दीन फिरोज के अंदर अपने बाप इल्तुतमिश के बिल्कुल भी गुण नहीं थे। उसने कभी अपने बाप से सीखने की कोशिश नहीं करी कि सल्तनत कैसे संभालते हैं। वो बस अय्याशी में डूबा रहता था और मुन्ना भैया की तरह कलीन भैया की गद्दी चाहता था। जो रजिया थी, वो अपने पिता इल्तुतमिश को अपना आइडल मानती थी और रजिया का इंटरेस्ट बचपन से ही राजनीति में काफी था। वो अपने पिता से बहुत कुछ सीखी हुई थी। रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर बैठता है तो रजिया को फूटे आंख नहीं सुहाता है। वो क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन भी नहीं हुए होते हैं इल्तुतमिश की मौत के, और वो मातम मनाने की बजाय शराब के जाम पे जाम छलका रहा होता है, औरतों का नाच देख रहा होता है, दिन रात औरतों के ऊपर सिक्के उछाल रहा होता है, अपने हरम में महिलाओं को शामिल कर रहा होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अय्याशी में डूबा और पावर उसके सर पे सवार। रजिया 3-4 दिन में ही यह समझ जाती है कि उसका भाई इस लायक नहीं है कि वो तख्त संभाल पाएगा, और रजिया तुरंत फैसला लेती है, क्योंकि रजिया का वो छोटा भाई होता है रुकनुद्दीन। रजिया का कहना होता है, तख्त पर मैं बैठूंगी, तेरे अंदर वो औकात नहीं है कि तो अपने बाप की लेगेसी को संभाल पाए। तुझे पता भी है तेरा बाप तुझे क्या देकर गया है, कितनी बड़ी सल्तनत, और तू जिस हरकतों से गुजर रहा है, इन हरकतों के चलते तू पूरी सल्तनत तबाह कर देगा। इसलिए तुझे जो चाहिए, कल तक जो हमारे वालिद हैं वो तुझसे बहुत कुछ पूछते थे, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुझे अय्याशी चाहिए, तू अय्याशी कर, लेकिन तू गद्दी छोड़ेगा। रुकनुद्दीन फिरोज, आप तो जानते ही हो, अय्याशों की एक फितरत, उनको बस अय्याशी मिलनी चाहिए, बाकी आप उनसे कोई भी काम करा लो। रुकनुद्दीन फिरोज को वैसे भी गद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको बस चुभती होती हैं तो ये चीजें कि हमेशा उसे अपने बाप इल्तुतमिश से पूछना पड़ता था, जो कि अब उसकी बहन ने कह दिया, तुझे जो चाहिए होगा वो मैं दूंगी, जा। तुझे आलीशान दौलत चाहिए ना, ले तू दौलत। तुझे दिन रात शराब के नशे में रहना है तो रह नशे में। तुझे दिन रात औरतों का नाच गाना देखना है, अपने हरम में औरतें चाहिए, तू ले। तुझे जो करना है तू कर जाके,
लेकिन तू गद्दी पर नहीं बैठेगा। और यहां से 1236 में ही, कुछ ही दिनों के बाद, इल्तुतमिश की मौत के बाद, रजिया अपने आप को दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठाती हैं। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का तख्त और ऊपर से इस्लामिक डायनेस्टी। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे में जगह रखी गई है। इस्लाम में औरतों को पर्दे में रहना ही जायज है। और फिर तो जमाना कितना, आज से 900 करीब 1000 साल पुराना जमाना। उस टाइम पर एक औरत अचानक से उठती है और अपने आप को अपनी बाप की गद्दी पर बैठाती है और दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान डिक्लेयर कर देती है। और यहीं से कहलाती है रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना बोल लीजिए। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक। इसके अलावा आज तक दिल्ली के तख्त पर कोई महिला शासक नहीं बैठी है। ठीक है, गद्दी पर तो बैठा दिया, अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया। लेकिन जैसे ही सुल्तान डिक्लेयर किया, आज तक जो चहलगानी इल्तुतमिश की सुरक्षा में अपनी जान तक दे सकती थी, और जो चहलगानी के 40 सरदार थे, उनको काटो तो खून नहीं। उनके गले से यह बात नहीं उतर रही है कि एक लड़की कैसे गद्दी पर बैठ गई, कैसे बैठ गई एक लड़की। और अब हुक्म की तामील करनी पड़ेगी रजिया की, एक लड़की के हुक्म की तामील करनी पड़ेगी। ये जो ऑर्डर देगी अब ये सुनना पड़ेगा हमें। ईगो प्रॉब्लम्स। और चहलगानी भले ही रजिया सुल्तान के सामने कुछ ना बोल रही हो, लेकिन चहलगानी के सरदार आपस में अब बात करने लगे हैं तख्त को लेकर। उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं है कि वो एक लड़की की सुरक्षा में आगे पीछे डोले और एक औरत उनको उनका वेतन दे। रजिया ने एक और चीज एडॉप्ट करी। रजिया ने पर्दा सिस्टम को नहीं माना। रजिया ने कहा मैं बुरके में नहीं रहूंगी, मैं पर्दा नहीं करूंगी। रजिया ने क्या एडॉप्ट किया? कुबा और कुला। शी एडॉप्टेड कुबा एंड कुला। कुबा और कुला का मतलब जानते हो क्या है? कुबा मतलब ताज ऑफ सुल्तान। सुल्तान के जो तख्त का ताज होता था, सुल्तान के जो सर का जो ताज होता था, उस ताज को उसने धारण किया। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को यह ताज लगाने की परमिशन नहीं होती थी, यह पुरुषों की वेशभूषा का हिस्सा होता था। तो उसने अपने पिता इल्तुतमिश का ताज पहना। और कुला का मतलब रॉयल पोशाक। रॉयल पोशाक जो सुल्तान पहनते थे, वो जो रॉयल पोशाक होती थी, जो शेरवानी की तरह दिखती थी, वो उसने पहना। और पर्दा सिस्टम को एडॉप्ट नहीं किया। रजिया के ऐसा करते ही चहलगानी को मौका मिल गया रजिया के खिलाफ विद्रोह करने का। जो चहलगानी के सरदार थे, उन सभी ने मिलकर इस बात को इस्लाम से जोड़ा और इसको इस्लाम के खिलाफ सिद्ध करने की कोशिश करी। और यहां से एक नया दौर चालू हुआ, अजीब तरीके का, कि दिल्ली सल्तनत में अंदर ही जद्दोजहद चालू हो गई। रजिया अभी गद्दी पर बैठी ही थी। रजिया ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान डिक्लेयर किया। और यहां पर चहलगानी के साथ साथ दिल्ली की जनता भी अब रजिया के खिलाफ आवाज उठाने लगी। विद्रोह होने लगा रजिया के खिलाफ। सबका एक ही बात कहना था कि हमें ऐसा शासक या शासिका नहीं चाहिए जो इस्लाम की तौहीन करे। हर हाल में इस्लाम की तामील होनी चाहिए। अब रजिया क्या करेंगी? ऐसे में रजिया का एक गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम क्या था जानते हो? जमालुद्दीन याकूत। क्या नाम था? जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, ये कौन है? आप इसको गुलाम मान लीजिए, आप इसको अंगरक्षक मान लीजिए, जिसका काम था रजिया की हिफाजत करना।
कई इतिहासकारों ने ऐसा भी लिख दिया है, अब वो रजिया को बदनाम करने के लिए लिखा गया है या सच में था, ये तो उसी टाइम के लोग जाने। तो कई इतिहासकारों ने इस बात को ऐसे भी लिख दिया है कि रजिया और जमालुद्दीन याकूत दोनों में मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से लोग रजिया के खिलाफ हो गए थे। जबकि अगर आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव रखते हो तो आप जरा ये सोच कर देखिए कि एक शासिका जो कि अगर अपने गुलाम से मोहब्बत कर रही है, उससे निकाह करना चाहती है, तो किसी की क्या बिसात उसे रोकने की। ये तो बहुत छोटी बात है। बड़ी बात असल में क्या है, वो ये है कि पहली बार कोई महिला गद्दी में बैठ रही है इतनी पावर के साथ, और वो भी गद्दी इधर उधर कहीं की नहीं, सीधे दिल्ली सल्तनत की गद्दी। ये है बड़ी बात में, ये बड़ा कारण है जो कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद इस्लामिक प्रोपेगेंडा से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है रजिया ने एडॉप्ट नहीं किया पर्दा को, उसने कुबा और कुला को एडॉप्ट किया। रजिया ने दो तरीके के सिक्के भी चलाए थे। रजिया टू टाइप कॉइन्स, माफी चाहता हूं, तीन तरीके के सिक्के चलाए थे रजिया ने, ठीक है, थ्री टाइप कॉइन्स। ये तीन तरीके के सिक्के कौन कौन से? पहला सिक्का जिसमें रजिया ने लिखाया था दिल्ली सल्तनत की महारानी। दूसरा सिक्का जिसमें रजिया ने लिखाया था न्याय की रानी, क्वीन ऑफ जस्टिस, क्वीन ऑफ जस्टिस, ठीक है। और तीसरा सिक्का जो रजिया ने चलाया था, इसमें लिखाया था इल्तुतमिश की बेटी। आपने एंशियंट हिस्ट्री में सारे सिक्के पढ़े, सातवाहन डायनेस्टी के, समुद्रगुप्त के 6 तरीके के सोने के सिक्के देखे। ये सिक्के उस टाइम के जो शासक होते थे उनके विजन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये सिक्के बताते हैं कि इस टाइम पर उन शासकों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती थी। तो ये जो 3 सिक्के हैं, ये रजिया के बारे में हमें ध्यान से देखो तो बहुत कुछ बताते हैं। जैसे कि पहला, दिल्ली सल्तनत की महारानी, उसे गद्दी की अहमियत पता थी, उसे यह पता था अच्छे से कि वो कहां की महारानी है। साथ में ये जो दिल्ली सल्तनत की महारानी उसके सिक्के में लिखा हुआ है, ये चीज ये हमें यह भी बताती है कि वो भारतीय कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस थी। यही कारण है कि उसने महारानी वर्ड का यूज किया, उसने सुल्तान वर्ड का यूज नहीं किया अपने सिक्के में। वो चाहती तो सुल्ताना लिखवा देती या सुल्तान लिखवा देती, लेकिन उसने महारानी वर्ड का यूज किया। दैट मीन्स कि वो इंडियन कल्चर से इंप्रेस थी। न्याय की रानी जो उसके सिक्के में उसने लिखवाया है, इसका मतलब यह है कि वो एक न्यायपरस्त शासक बनना चाहती थी, न्याय पर उसका जोर था। और तीसरा, इल्तुतमिश की बेटी जो लिखा हुआ सिक्का है, यह बताता है हमें, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता को अपना आइडल मानती थी, ठीक है। अब यहां पर विरोध होता है रजिया का, विरोध चल रहा है, और ऐसे में 4 सालों के बाद ही, इन 4 वर्षों में रजिया पर कई अटैक हो चुके होते हैं। ये अटैक चहलगानी के सरदारों के ही द्वारा कराए गए होते हैं। और 4 वर्षों के बाद एक दिन ऐसा आता है कि रजिया को अपनी जान बचा के महल से भागना पड़ता है, ठीक है। और इस महल से भागने में जमालुद्दीन याकूत रजिया की मदद करता है। भागने के दौरान जमालुद्दीन याकूत पकड़ा जाता है, जमालुद्दीन याकूत को वहीं मार दिया जाता है। चहलगानी के सरदार और रुकनुद्दीन फिरोज मिलकर मारते हैं। रजिया भाग जाती है। रजिया को फिर पकड़ता है कौन? उस टाइम पर भटिंडा का एक शासक होता है जिसका नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे, जितना भी भटिंडा वाला रीजन है, यह सब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। इल्तुतमिश के टाइम पे अल्तूनिया गवर्नर हुआ करता था भटिंडा का, और वो इल्तुतमिश को भटिंडा से टैक्स कलेक्ट करके दिया करता था। अब इल्तुतमिश तो है नहीं,
अल्तूनिया भी ये चाहता है कि एक महिला गद्दी पर ना बैठे। अल्तूनिया को भी इस बात की दिक्कत है कि दिल्ली में अब कोई औरत बैठ के मेरे ऊपर हुक्म चलाएगी। तो अल्तूनिया रजिया को पकड़ लेता है और गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद रजिया को जेल में बंद कर देता है। उसके बाद अल्तूनिया रजिया के सामने एक शर्त रखता है, केवल एक ही शर्त पे छोड़ूंगा अगर मुझसे निकाह करोगी। अल्तूनिया रजिया से निकाह भी करना चाहता होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पर्पस वो ये कि अल्तूनिया ये चाहता है कि अगर रजिया से उसका निकाह हो गया तो दिल्ली सल्तनत की वो शासिका तो है ही है, अल्टीमेटली गद्दी पर तो वही बैठेगा। इस वजह से और यहां पर रजिया को अल्तूनिया की शर्त माननी पड़ती है जेल से बाहर निकलने के लिए। अल्तूनिया फिर रजिया से निकाह करता है। कुछ वर्षों के बाद 1248 में, क्योंकि ये चीजें हावी होने लगती हैं, अल्तूनिया आखिर कितने दिन तक भेड़िए की खाल ओढ़ के रहेगा? अपनी भेड़िए की जो उसकी हसरत है वो कब तक छुपा के रखेगा? आखिरकार आए दिन के क्लैशेस होने लगते हैं। रजिया साफ मना कर देती है उसकी बात मानने से, और एक टाइम आता है 1248 में जब अल्तूनिया रजिया के ही भाई मतलब अपने साले के साथ मिलकर, रुकनुद्दीन फिरोज के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ ही कंस्पिरेसी करता है। तो आप ये बोल सकते हो रजिया का पति और रजिया का भाई दोनों मिलकर 1248 में रजिया को मरवा देते हैं। लेकिन इस बीच में तख्त पे बदलाव होते हैं। अब ये बदलाव कैसे होंगे उस पर अगली क्लास में बात होगी। आज हम लोग 1200 से लेकर 1240 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी। आपकी मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है, जाइए क्लास अटेंड करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।